हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वेदर वी शुड ऑप्ट फॉर हायर पेंशन स्कीम। दोस्तों, ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन आया था, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने के लिए लिया है। तो दोस्तों, हम आज के वीडियो में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जैसे कि भी व्हाट इज़ मतलब ये ईपीएफ और ईपीएस क्या है, पहले तो पेंशन कब मिलता है और प्रोविडेंट फंड कब मिलता है, तो ये पेंशन कैलकुलेट कैसे होता है, पेंशनेबल सैलरी कैसी होती है, हमारे अभी उस पर क्या इशू है, मतलब ये सारा जो चल रहा है इसके ऊपर, तो ये इशू क्या है एक्चुअल में, और उसको गवर्नमेंट ने रिजॉल्व कैसा किया, और हमने क्या डिसीजन लेना है, हमने डिसीजन किन फैक्टर्स पर लेना है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो के साथ आगे चलते हैं इन्हीं सवालों के साथ में। इसके पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारे जब सैलरी में से पीएफ डिडक्ट होता है तो हमको पता है कि भाई ये ईपीएफ डिडक्ट हो रहा है, बट एक्चुअली ईपीएफ के अंदर में ईपीएस भी होता है। तो हम देखते हैं कि भाई उसका कंपोनेंट कैसे होता है। तो पहले तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों भी 12% होता है। तो इसमें जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो पूरा के पूरा प्रोविडेंट फंड में जाता है, ईपीएफ में जाता है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% जो है वो दो जगह पे डिवाइड होता है। एक तो जाता है ईपीएस में, मतलब हमारे पेंशन फंड में जाता है, जिसके कारण से मुझे रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलता है। और दूसरा पार्ट जाता है वो ईपीएफ में जाता है, जो कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जहां गया था प्रोविडेंट फंड में, वहीं पर ही एम्प्लॉयर का भी कुछ पार्ट वहां पे चला जाता है। तो जब एम्प्लॉयर का 12% होता है, उसमें से 8.33% जो होता है वो जाता है पेंशन फंड में, और 3.67 जो होता है वो जाता है प्रोविडेंट फंड में। तो इस तरह से मेरा जो प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है वो दो जगह पे डिवाइड होता है, एम्प्लॉय का पार्ट पूरा प्रोविडेंट फंड में और एम्प्लॉयर का पार्ट पेंशन फंड प्लस प्रोविडेंट फंड, ये दो जगह पे जाता है। फिर उसके बाद सवाल होता है दोस्तों कि भाई ये पेंशन जो होता है, मतलब ये प्रोविडेंट फंड के पार्ट को हम टच नहीं करने वाले हैं अभी। प्रोविडेंट फंड हम सबको पता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद हमको हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिलता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हमको मिलता है। पर आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है पेंशन फंड। तो जो हमारा ईपीएस जो जमा होता है वो हमको किस फॉर्म में मिलता है। तो ईपीएस मिलने के दो फॉर्म होते हैं दोस्तों। एक होता है कि भाई मुझे पेंशन के फॉर्म में मिलता है, एंड साइमल्टेनियसली मैं उसको कम्यूट भी कर सकता हूं, मतलब लमसम में भी ले सकता हूं। तो अगर मैं लमसम में कुछ पार्ट लेता हूं उसका, तो हाफ ऑफ द माई पेंशन इज अलाउड टू टेक एज एन लमसम अमाउंट। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है, लोग ये डिसीजन लेते समय ये सब सोच रहे हैं कि भाई पेंशन के फॉर्म में ही जाएगा, मुझे लमसम में कुछ नहीं मिलेगा। पर पेंशन जो होता है वो कम्यूट भी होता है और अनकम्यूटेड भी होता है। तो कम्यूटेड पेंशन मतलब लमसम मिलेगा, अनकम्यूटेड पेंशन मतलब पेंशन के फॉर्म में मंथली सैलरी के जैसा मिलेगा। तो कम्यूटेड कितना मिल सकता है, तो मैक्सिमम 50% मिल सकता है मेरे टोटल पेंशन फंड के, या फिर अगर मुझे ग्रेच्युटी मिल रही है तो मुझे 1/3 मिलेगा, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो हाफ मिलेगा, और ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 मिलेगा। तो इस तरह से कमिटेड हो जाएगा। तो कमिटेड का भी हमको कुछ कंसर्न नहीं है, बस ये बताना था कि भाई पेंशन भी हमको लमसम में मिल सकता है। इसके बाद जो बचा हुआ पेंशन है, या फिर अगर मैंने कमिट नहीं किया है, टोटल के टोटल पेंशन फंड में पैसा रखा है, तो वो मुझे मंथली पेंशन फॉर्म में मिलता है। वो मंथली कब तक मिलता है, मुझे मेरे लाइफ टाइम तक मिलता है, जो एम्प्लॉई है उसके लाइफ टाइम तक। उसके बाद उसके स्पाउस को, वाइफ या हस्बैंड जो भी रहेगी उसकी स्पाउस, उसको मिलेगा उसके लाइफ टाइम तक। पर वो कितना मिलेगा, जितना एम्प्लॉय को मिल रहा है उसके 50% ही मिलेगा, मतलब उसके आधा मिलेगा, उसके आधा उसके स्पाउस को मिलेगा। उनके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ द स्पाउस, उसके बाद चिल्ड्रन को मिलेगा, पर सिर्फ 25 साल के नीचे अगर बच्चे होंगे तो मिलेगा, और वो भी मैक्सिमम 2 बच्चों तक के लिए मिलेगा, एंड एवरी किड के पीछे 25% ही मिलेगा। मतलब मेजर जो एम्प्लॉई है उसको 100% पूरा पेंशन मिलना था, जो मंथली समझ लेते हैं हम 50,000 मिलना था। फिर उसके बाद उसके स्पाउस को सिर्फ 25,000 मिलेगा, 50% ही मिलेगा, 25,000। उसके किड्स को उसका भी आधा, मतलब 12,500 2 बच्चों को मिल सकता है, प्रोवाइडेड उन बच्चों की एज 25 साल से नीचे है। तो इस तरह से मुझे पेंशन मिलता है। तो पेंशन कैसे मिलता है ये हमने देख लिया। अब हमको देखना है कि भाई ये पेंशन कैलकुलेट कैसे होता है, क्योंकि मुझे इस हायर पेंशन स्कीम में जाना है कि नहीं जाना है वो डिसाइड करने के लिए पेंशन का कैलकुलेशन समझना है। तो पेंशन का कैलकुलेशन ऐसा होता है कि भाई फॉर्मूला ये है कि भाई मेरे पेंशनेबल सैलरी,
पेंशनेबल सैलरी, इसको हम समझेंगे पेंशनेबल सैलरी क्या है। तो पेंशनेबल सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, मेरी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कितनी है, डिवाइड बाय 70। ये 70 एक मैजिक नंबर है जिसका क्या रीजन है वो भी हम देखेंगे। तो मेरी पेंशनेबल सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइड बाय 70। अब जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस जो है वो मैक्सिमम कितनी अलाउड है, वो 35 ईयर्स अलाउड है। कितनी अलाउड है, 35 ईयर्स से ज्यादा की सैलरी, ज्यादा की भी सर्विस होगी तो भी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कितनी काउंट होगी, 35 ईयर्स ही काउंट होगी। तो मतलब यहां पे जो ये 70 का डिवाइडर जो दिया है, यहां पर डिवीजन में जो आया है, उसका लॉजिक क्या है कि भाई मेरे पेंशनेबल सैलरी के सिर्फ 50% पेंशन मिलना चाहिए। मेरी पेंशनेबल सैलरी है क्योंकि ऊपर 35 इयर्स की एज आ गई, अगर हाईएस्ट भी मैंने सर्विस प्रोवाइड की है तो 35 इयर्स, नीचे 70 आ रहा है, तो 35 डिवाइड बाय 70 मतलब 1/2 हो गया पेंशनेबल सैलरी के हाफ। मतलब मेरी जितनी पेंशनेबल सैलरी है उसके हाफ ही मुझे पेंशन मैक्सिमम मिलने वाला है। तो ये बताने के लिए यहाँ पे 70 का डिवाइडर है, इसके लिए कोई रीजन नहीं है, बस हमको उसको रिस्ट्रिक्ट करना था गवर्नमेंट को कि 50% ऑफ सैलरी। अब आते हैं दोस्तों कि भाई ये पेंशनेबल सैलरी क्या होती है। पेंशनेबल सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए। तो जनरली प्राइवेट कंपनीज में तो डीए होता नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि भाई ये जो सारा डिस्कशन है, ये सारा कैलकुलेशन है, ये जो सारा इशू चल रहा है, ये प्राइवेट कंपनी के रिलेटेड ही। गवर्नमेंट पेंशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज तो अलग ही है। ये यहाँ पर जो हायर पेंशन स्कीम और ये सब जो चल रही है, ये सारी जो चल रही है, ये प्राइवेट एम्प्लॉयज के, प्राइवेट कंपनीज के जो एम्प्लॉयज है उनके लिए ही है। और वो भी जो 2014 को 1 सितंबर 2014 को जो एम्प्लॉयमेंट में थे उनके लिए। तो जो लोग 2014 के बाद ज्वाइन हुए हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए ये वीडियो रिलेवेंट नहीं है, या फिर ये इशू भी उनके लिए रिलेवेंट नहीं है कि भाई हायर पेंशन स्कीम का क्या इशू है। तो हमने देखा पेंशनेबल सैलरी कितनी होती है। तो पेंशनेबल सैलरी जो होती है वो बेसिक प्लस डीए, पर उसमें भी बेसिक प्लस डीए कौन सा लेंगे हम, किस पीरियड का लेंगे, क्योंकि पेंशन तो मेरे रिटायरमेंट पे कैलकुलेट होना है। से के एग्जांपल के लिए कोई बंदा 58 इयर्स का हो गया, क्योंकि एज क्या है पेंशन की, वो 58 इयर्स है। तो 58 इयर्स में वो रिटायरमेंट हो गया है और उसने पूरी सर्विस प्रोवाइड की है, तो 35 इयर्स की उसकी सर्विस हो गई और 70 का डिवाइडर आ गया उसको। तो इस तरह से उसका बाकी नंबर्स तो फ्रीज हो गए। पेंशनेबल सैलरी उसकी जो कैलकुलेट होगी वो होगी प्रीवियस 60 मंथ्स, पहले 60 महीने में जितनी उसकी बेसिक प्लस डीए थी। तो हम डीए को भी भूल जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज में जनरली डीए होता नहीं है, हार्डली कोई केस में रहता होगा, तो हम बेसिक को ही ईज के लिए हम बेसिक ही बोलेंगे। तो बेसिक जितनी सैलरी होती है लास्ट 60 मंथ्स में, उसका एवरेज निकाला जाएगा। तो मतलब 5 साल पहले मेरी बेसिक जो थी वो 50,000 थी, उसके बाद 55,000 हो गई अगले साल में, उसके बाद 60 हो गई, उसके बाद में 65 हो गई, उसके बाद में 70, ऐसे इंक्रीमेंट तो मिलता ही है। तो उस तरह से जैसे जैसे बढ़ते आया तो उसका मुझे एवरेज करना है। तो टोटल बेसिक सैलरी 60 महीनों की डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा, वो मेरी रहेगी पेंशनेबल सैलरी। और उसको अगर हम 1/2 करेंगे, अगर जिसने फुल सर्विस प्रोवाइड की उसकी 1/2 करेंगे तो बेसिक सैलरी के 50% उसको पेंशन मिलना है। तो ये हो गया कि भाई पेंशन कितना मिलना है। ये सारा कैलकुलेशन हम इसीलिए देख रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमको ये डिसाइड करना है कि क्या मुझे हायर पेंशन स्कीम को ऑप्ट करना है कि नहीं करना है। तो हमने वो भी देख लिया कि भाई कितना मुझे कितनी पेंशनेबल सैलरी होती है। पर इसके साथ में गवर्नमेंट ने पहले कुछ कैपिंग भी थी। शुरुआत में जब पेंशन स्कीम आई थी 1995 में, तब 5,000 की पेंशनेबल सैलरी का कैपिंग था। मतलब 5,000 के ऊपर अगर किसी का बेसिक है तो उसको रिस्ट्रिक्शन कितना रहेगा, तो 5,000 ही रहेगा। और 5,000 ही अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसको पेंशन कितना मिलना है, 2,500। अगर इंक्रीमेंट नहीं मिलता है तो, इंक्रीमेंट भी मिलता है तो भी क्या पेंशनेबल सैलरी 5,000 रहनी है, तो इसलिए उसको 2,500 का ही पेंशन मिलना था। उसके बाद वो इंक्रीज होकर 6,500 हो गई। उसके बाद 2014 में जब ये सारा इशू खड़ा हो गया 2014 में, उस समय में उन्होंने 15,000 कर दी पेंशनेबल सैलरी कि भाई 15,000 मतलब पेंशन कितना मिल सकता है, 7,500 हाईएस्ट, इतना ही मिल सकता है। बट उसके साथ में गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन भी दे रखा था, पहले भी था और उसमें भी दिया था कि भाई अगर कोई बंदा इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है कि भाई एक्चुअल सैलरी पे वो अपना पीएफ डिडक्ट करवाना चाहता है, तो उसको चॉइस दिया गया था। तो ये सारा इशू उसी का है। ये इशू क्यों खड़ा हुआ कि भाई जब 2014 में गवर्नमेंट ने ये लाया कि भाई 15,000 की पेंशनेबल सैलरी को कैपिंग कर दिया और वहां पे सबको चॉइस दिया, सबको बोला कि भाई अगर आप एक्चुअल सैलरी पे पेंशन चाहते हो या फिर एक्चुअल सैलरी पे पीएफ और पेंशन का कंट्रीब्यूशन भरना चाहते हो तो यू नीड टू ऑप्ट इट।
आपको उसको चूज करना है। और ये चूज करने के कुछ कुछ लोग रह गए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चला कि भाई ऐसा कुछ करना था, और बहुत से लोगों के पहले से चल ही रहा था। 2014 के पहले उनका एक्चुअल सैलरी पे ही पीएफ डिडक्ट हो रहा था, एम्प्लॉयर भी उसी पे कर रहा था, और 8.33% भी एक्चुअल बेसिक सैलरी पे ही जा रहा था। उसको 6500 का जो कैपिंग उसके पहले था उस पे नहीं जा रहा था, एक्चुअल सैलरी पे जा रहा था। तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं चला, जिनको पता चला उनको ऑप्ट नहीं करने को समय नहीं मिला, जो भी रीजन था, तो बहुत से लोग ऑप्ट करने से रह गए। तो उन लोगों ने ये सवाल खड़ा किया और उस इश्यू को नवंबर 2022 पिछले साल में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि भाई इनको वापस एक चॉइस दिया जाए, इनको एक ऑप्शन दिया जाए। उसके अगेंस्ट में फिर ईपीएफओ ने, जो पीएफ अथॉरिटी है, उन्होंने ये दिया कि भाई अभी फरवरी 2023 में जजमेंट के 3-4 महीने बाद में उन्होंने सर्कुलर निकाला कि भाई वी आर गिविंग अनदर चॉइस, एक और ऑप्शन दे रहे लोगों को ऑप्ट करने के लिए। और उसकी डेडलाइन क्या दी है, तो May 3 मई तक उनको चॉइस दे दी है कि भाई 3 मई तक आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको हायर पेंशन स्कीम में जाना है तो इस तरह से हमने क्या होता है पेंशन फंड, कैसे होता है, कैसे हमारा डिडक्ट होता है, कितने अमाउंट पे डिडक्ट होता है, ये इश्यू क्यों खड़ा हुआ था और ये इश्यू किस तरह से रिजॉल्व किया गवर्नमेंट ने, ये भी हमने देखा। अब सब में इंपॉर्टेंट जो है हमारा क्वेश्चन कि भाई वेदर आई शुड गो फॉर द हायर पेंशन स्कीम। ये सब में बड़ा इशू है, लोगों को इसी पे कंसर्न है कि भाई मैंने हायर पेंशन स्कीम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए हमको केस टू केस बेसिस पे अपना अपना एनालिसिस करना चाहिए। इसके लिए हम बस पैरामीटर्स देंगे कि भाई आपको किस लाइन पे सोचना है। पहला तो है कि भाई सबको अपना, जिनका भी हमको पता है, जो लोगों के पास ऑप्ट करने का चॉइस है उनको उनका बेसिक पता है, तो उनको ये देखना है कि भाई मेरे नंबर ऑफ ईयर्स की सर्विस कितनी हुई है और मेरी बेसिक सैलरी कितनी है लास्ट 60 मंथ्स की। अगर कोई बंदा 2.5 लाख रुपीस आज अर्न कर रहा है, रिटायरमेंट की एज पे है, तो अगर कोई 2.5 लाख रुपए का मंथली इनकम है तो उसका 40% अगर हम जनरली स्टैंडर्ड ये रहता है कि 40% बेसिक सैलरी होती है। तो अगर उसका 40% का सैलरी मतलब 1 लाख का अगर उसको बेसिक सैलरी आ रहा है तो उसको पेंशन कितना मिलेगा आज, 50,000 रुपए पर मंथ। तो अगर बंदे के पास में अपना अपना कैलकुलेशन है कि मैं मेरी पिछले 60 महीने की बेसिक सैलरी इतनी है, उसका एवरेज इतना आएगा और उसका हाफ जो करूंगा तो मुझे पेंशन कितना मिलेगा, तो वो कैलकुलेशन करने के बाद मुझे पता चलेगा कि भाई मेरा नंबर कितना आ रहा है। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई जिसका हायर सैलरी है, जिसका अच्छा सैलरी है और वो अभी रिटायर नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, रिटायर नहीं हुआ है, अभी नियर फ्यूचर में 1-2 साल में वो रिटायर होने वाला है। नियर फ्यूचर में अगर वो रिटायर होने वाला है तो उसने अपने बेसिक सैलरी से अपने आप ही कैलकुलेट कर लेना कि इतना पेंशन मिल रहा है तो कोई नुकसान है नहीं, ऑलरेडी मेरा पीएफ और ये सब डिडक्ट हो चुका है, तो उसमें बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके कैलकुलेशन से ले सकता है। अगर अच्छा नंबर आ रहा है तो उस हिसाब से। पर उससे भी उसके साथ में हमको क्या देखना है कि भाई मुझे पीएफ अकाउंट से ईपीएफ में कितना पैसा जाने वाला है, ईपीएस में कितना पैसा जाने वाला है, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट का भी रेट लगाना है कि भाई समझो मुझे 2014 से लेके आज तक मेरा सारा ईपीएफ में पड़ा है पैसा। अगर इसमें एक बात हमारी छूट गई पहले कि भाई जब कोई अगर कैपिंग जो गवर्नमेंट ने दी थी 6,500 की या 15,000 की, अगर उसमें किसी को अलाउ नहीं किया है एक्चुअल सैलरी पे पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करने की, तो जो बचा हुआ है 15,000 के ऊपर का जो अमाउंट बचा हुआ है वो सारा ईपीएफ में जमा होता था। एग्जाम्पल लेते हैं हम समझने के लिए कि भाई किसी का टोटल सैलरी जो है वो 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, तो उसके ऊपर में अगर हम 12% कैलकुलेट करें तो वो 60,000 आता है। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 60,000 चला जाएगा, किसमें, ईपीएफ में चला जाएगा। 15,000 के ऊपर जितना फंड आना है, 15,000 के ऊपर में जो 8.33% आना है, उतना ही सिर्फ ईपीएस में जाना है। बाकी वो छोड़ के, वो हार्डली कुछ 7,500 के आसपास कुछ आता है, वो छोड़ के 42,500 नहीं 52,500 जो अमाउंट है वो सारा जाता है ईपीएफ में, क्योंकि पेंशनेबल सैलरी की कैपिंग 15,000 की है और अगर 6,500 होंगे तो और भी कम है, तो पेंशनेबल सैलरी के 8.33% ही ईपीएस में जाने वाला था। पर गवर्नमेंट, अगर हमने हायर पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया तो गवर्नमेंट क्या करेगा, जो ये 52,500 का जो अमाउंट हमारा ईपीएफ में गया है वो निकालकर वो ईपीएस में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि अब एक्चुअल सैलरी पे हमारा ईपीएस जाने वाला है, एक्चुअल सैलरी पे। तो एक्चुअल सैलरी पे वो जाने के कारण से वहां पर ईपीएस में सारा पैसा जमा हो गया।
अब वहां पे जाएगा तो यहां से निकलेगा, यहां पे इंटरेस्ट के साथ जाएगा, क्योंकि यहां पे मुझे 8% 9% जो भी ईपीएफ का इंटरेस्ट था वो भी निकलेगा उसके साथ में, और वो वहां पे जाएगा। तो वो कितना अमाउंट हो रहा है वो हमको देखना है। उसके अगेंस्ट में मुझे पेंशन कितना मिल रहा है वो भी देखना है, पेंशन कितना मिलना है वो भी देखना है, क्योंकि पेंशन ये बात अच्छी है कि भाई लास्ट ड्रॉन सैलरी पे, लास्ट 60 मंथ्स के ड्रॉन सैलरी पे वो होता है। तो अगर जिसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी 60 मंथ्स की अगर अच्छी है तो उनके लिए जनरली में ये देखने में आया कि भाई पेंशन लेना ओके है, बेनिफिशियल है। अब दूसरी कैटेगरी रहती है कि भाई जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट ले चुके हैं 2014 से लेके 2023 तक में, तो उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी करना है, क्योंकि अब उन्होंने पीएफ भी विड्रॉ कर लिया है। तो पीएफ विड्रॉ करने के बाद ईपीएस में कुछ भरना है उनको। तो ईपीएस में भरने के लिए उनके पास जो पैसा जमा है, तो वो पैसा उन्होंने जो विड्रॉ किया था वो कंट्रीब्यूट करना है। तो वो कितना पैसा है, तो वो पैसे पे हमने अपना कैलकुलेशन करना है कि भाई इंटरेस्ट में अगर बैंक एफडी में रखता हूं तो कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि पेंशन फंड में गया हुआ पैसा अब वापस मुझे पेंशन फॉर्म में ही आना है। तो वो पेंशन फॉर्म में जितना पैसा आना है, तो मेरे पास लमसम तो कुछ आना नहीं है, तो मतलब मुझे वो सारा एग्जॉस्ट होने में कितना समय लगेगा, पूरा पैसा एग्जॉस्ट होने में। लाइक 1 करोड़ रुपए का मैं अगर कुछ कंट्रीब्यूट करता हूं, अगर 1 करोड़ रुपए मुझे अब, क्योंकि रिटायरमेंट मैंने पहले ले लिए तो वो ईपीएस में डालना है, तो 1 करोड़ रुपए अगर ईपीएस में जाता है, तो अगर मुझे 50,000 की अभी पेंशन मिल रही है तो 6 लाख रुपए साल के मिल रहे हैं। 6 लाख को भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे ये खत्म करते करते लगभग 15 साल लग जाएंगे। 15 साल, सिर्फ मैं 50,000 रुपए महीने का पेंशन भी लेता हूं तो 15 साल तक तो मुझे बिना कुछ इंटरेस्ट के भी मैं सोचूं तो 15-16 साल तक तो मुझे आराम से मिलने वाला 1 करोड़ का पैसा यहाँ पे भरने के बजाय मेरे को 50-50 हजार ऐसे भी मिलेगा। अगर मैं उसमें इंटरेस्ट अपलोड करता हूं तो 5-6% से भी इंटरेस्ट एफडी का भी लगाता हूं तो वो लगभग जाके 20-22 साल तक चला जाएगा, 22-23 साल तक। तो इतने साल तक अगर मुझे लगता है कि भाई मेरी विजिबिलिटी है या इतने साल तक मुझे लेने की आवश्यकता है 50,000, तो मैं जाऊंगा। नहीं तो मैं सीधा सीधा अपना जो मुझे मिला हुआ 1 करोड़ रुपया है उसके साथ में मैं रहूंगा, पेंशन स्कीम में मैं जाऊंगा नहीं। पर कोई केस में अगर ये कैलकुलेशन बैठता है कि भाई 5-6 साल में तो ये मेरा जो कंट्रीब्यूट करने वाला हो वो तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, 5-6 साल के बाद भी मुझे पेंशन मिलना है, तो फिर उस केस में वो जा सकता है पेंशन स्कीम के साथ में। तो ये सारा कैलकुलेशन केस टू केस बेसिस है। आप हमको कुछ डिटेल भेजेंगे तो हम आपको वर्किंग करके बता सकते हैं कि भाई इसमें हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तीसरा फैक्टर आता है दोस्तों, जिनकी सैलरी अभी चल रही है, मतलब कि भाई जिनकी एम्प्लॉयमेंट होके 10 साल ही हो गए हैं, तो 10 साल में अब मेरी तो आगे तो बहुत लाइफ जानी है एम्प्लॉयमेंट में, तो लगभग 25 साल मुझे निकालने हैं। तो उस केस में हमने ये सोचना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है। गवर्नमेंट पॉलिसीज सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि नाउ डेज जिस तरह से गवर्नमेंट का सिनारियो है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, दे डोंट वांट एनी कंफर्म और फिक्स बर्डन ऑन देयर हेड। तो अगर मेरी सैलरी यहां पे बढ़ रही है और उसकी वजह से गवर्नमेंट पे पेंशन का बर्डन बढ़ रहा है, तो ऐसा कोई बर्डन गवर्नमेंट चाह नहीं रहा है। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि मैं नियर फ्यूचर में 5-10 साल के बाद में जब गवर्नमेंट को ज्यादा बर्डन लगे पेंशन का, तो वो इस रूल में भी चेंज कर सकते हैं। ये जो 50% ऑफ बेसिक मिलेगा ये करेगा, तो ये सारे रूल्स वो चेंज करके पेंशन की अमाउंट कम भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट विल नॉट पे मच अमाउंट फ्रॉम देयर पॉकेट। गवर्नमेंट कोई बहुत एकदम मैजिक नंबर कोई देने वाला है नहीं, तो इस हिसाब से वो रिड्यूस करने को जाएगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही खुद अपने एक सर्कुलर में ये बताया कि भाई ईपीएफओ इज गोइंग अंडर लॉसेस, तो इसलिए उनको ये सब रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ये सब करना है। और अदरवाइज भी अगर हम बोले तो गवर्नमेंट धीरे धीरे सब लोगों को, गवर्नमेंट में भी सबको एनपीएस में शिफ्ट कर रहा है, वो खुद पे बर्डन नहीं रखना चाह रहा है। तो लुकिंग एट द गवर्नमेंट सिनारियो, जिनकी भी 10-15 साल की एम्प्लॉयमेंट हो गई है और वो उनका अभी काफी समय बीतना है, तो उन लोगों ने इस पेंशन स्कीम में नहीं जाए तो भी ठीक है, क्योंकि इतना लॉन्ग कैलकुलेशन हम कर नहीं पाएंगे। हम भले ही मैजिक नंबर अपने एक्सेल में पुटअप कर भी दे और 10% से इन्फ्लेट होते होते हम सोच भी लेके हमको इतना पेंशन मिल सकता है, अभी कंट्रीब्यूट करने में दिक्कत नहीं है, नंबर वाइज तो वो प्रॉफिटेबल बनेगा, नंबर वाइज प्रॉफिटेबल बनेगा, बट गवर्नमेंट के विजन वाइज में भी वो प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट बीच में ये फॉर्मूलाज और रेशियो चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग फैक्टर आता है कि भाई हमारा विजन जो एम्प्लॉयमेंट में है 5-10 साल से 10-15 साल से, उसका कितने दिन तक एम्प्लॉयमेंट में रहने का टारगेट है। क्योंकि बहुत से लोग आज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं, तो कभी उनका अगर ऐसा हो गया कि भाई वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है तो उसकी डिसकंटिन्यू हो जाएगी सैलरी, तो उसको जो पेंशन का कैलकुलेशन है वो अभी के सैलरी पे होगा, और फिर वो तो बहुत वियर्ड हो जाएगा, क्योंकि लॉक इन भी बहुत लंबा समय रह जाएगा। और पेंशन जो है जनरली 50 ईयर्स के बाद ही मिलने वाला, 58 ईयर्स का है, उसको भी कुछ प्री
एज पेंशन है तो वो 50 ईयर्स है, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में जल्दी भी मिल सकता है, बट वो केसेस हमारे लिए फुलफिल होंगे ऐसा जरूरी नहीं, स्ट्रिंजेंट ये है कंडीशन। तो इस हिसाब से हमको इतना दूर तक रुकना पड़ेगा रिटायरमेंट तक। तो इसलिए अगर मेरा विजन एम्प्लॉयमेंट में रहने का बहुत दूर तक नहीं है तो उसने हायर पेंशन को जाने की जरूरत नहीं, उन्होंने वो डिसीजन लेना चाहिए कि भाई हायर पेंशन में मैं जाऊंगा नहीं। तो इस तरह से दोस्तों हमको अगर थंब रूल से अगर हम देखें तो जिन लोगों की रिटायरमेंट हो चुकी है या नियर फ्यूचर में 5-7 साल में रिटायरमेंट लेने वाले हैं, उन्होंने ये हायर पेंशन का ऑप्शन देख लेना चाहिए कि उनके कैलकुलेशन से पेंशन कितना मिलेगा, क्योंकि उनका रीजनेबल क्लियरिटी के साथ में कैलकुलेशन हो सकता है। और जिनका लॉन्गर पीरियड में रिटायरमेंट है, मतलब 15-20 साल 25 साल के टाइम में है अगर उनका कैलकुलेशन, तो उनके लिए विजिबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है। हमारा कैलकुलेशन में भी अच्छा हो सकता है, मतलब एक्चुअल में अच्छा हो सकता है, पर गवर्नमेंट पॉलिसी का कोई भरोसा नहीं। तो इस हिसाब से हमने सोचना चाहिए कि भाई हमने हायर पेंशन के लिए लॉन्गर पीरियड में जाने की जरूरत, मतलब वैसे वे में सोच के जाना चाहिए। हम एकदम 100% नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, बट हम ज्यादा उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, इस तरह से हमने सोचना चाहिए। फिर आता है दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट इसमें कि भाई टैक्सेबिलिटी क्या होती है। पेंशन जब मिलता है तो टैक्सेबिलिटी भी क्या रहती है, उसके साथ में टैक्स भी हमको देखना है। तो जो मंथली पेंशन आता है वो नॉर्मल सैलरी के जैसा टैक्सेबल होता है, नॉर्मल स्लैब के वाइज टैक्सेबल होता है, और उसके अंदर में हमको जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन वो भी मिल सकता है अगर खुद एम्प्लॉय को मिल रहा है। तो अगर वो उसके फैमिली को मिल रहा है उसके डेथ के बाद तो वो भी टैक्सेबल होता है, पर वो अदर सोर्स में होता है तो इसलिए उसमें डिडक्शन कुछ नहीं मिलते हैं, सिर्फ 15,000 का डिडक्शन मिलता है उसमें साल भर का। उतना साल भर का डिडक्शन वो ले सकता है 15,000 का मैक्सिमम, या 1/3 ऑफ पेंशन, तो वो 15,000 में जनरली उसके ऊपर मिलता नहीं है उसको। तो इस तरह से 15,000 का उसको डिडक्शन मिल सकता है। जो कम्यूट होता है, ये तो हो गया रेगुलर मंथली पेंशन का। जब रिटायरमेंट पे मेरे पास, जैसे हमने शुरुआत में बोला था कि भाई वन टाइम भी हमको पेंशन मिल सकता है, पार्ट ऑफ द पेंशन मतलब कम्यूट जो करते हैं हम उसको, तो वो 50% हो सकता है या 1/3 हो सकता है, 33.33% हो सकता है। तो वो जो पेंशन होता है वो कंप्लीटली जो कम्यूटेड पेंशन होता है वो एग्जम्प्ट होता है। तो जो लमसम मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है। तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई पूरा के पूरा पैसा पेंशन में नहीं जाता है, हम उसको कम्यूट कर सकते हैं। तो कम्यूट भी होता है तो 50% हमको मिल भी जाता है, 50% ही पेंशन में जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने काफी कुछ पॉइंट क्लियर किए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको आंसर करने का बिल्कुल ट्राई करेंगे। थैंक यू दोस्तों।